हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अब्दुल लेकर आया हूँ दोबारा से सीपीएल यानी करंट पल्स रेडियो। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की, जो कि आती हैं हमारे पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। बात करेंगे आज हम पंचमदा यानी कि आर डी बर्मन की, जब बियर की आधी भरी बोतलों से बना दी गीत की धुन। ये सारी की सारी खबरें और आर्टिकल्स हमारे बीबीसी हिंदी के माध्यम से हमारे पास आते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया के इतिहास में साल 1969 की अपनी एक खास जगह है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। बोइंग 747 ने पहली उड़ान भरी थी। रॉकविल न्यूयॉर्क में पहली एटीएम मशीन लगाई गई थी और बीटल्स ने अपना आखिरी पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था। ये वो जमाना था जब बाल बढ़ाए, बदरंग जीन्स पहने हिप्पी पीढ़ी दुनिया के तौर तरीके बदल रही थी। यही वो साल था जब राजेश खन्ना, किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन की तिकड़ी भारतीय फिल्म संगीत की नई परिभाषा करने में लगी हुई थी। फिल्म कटी पतंग में राहुल देव बर्मन के लिए संगीत ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। पहली बार किसी फिल्म में संगीत में सांबा, कैलिप्सो, जैज और भारतीय शास्त्रीय संगीत का जबरदस्त मिला जुला इस्तेमाल किया गया था। कटी पतंग की सफलता से प्रभावित होकर शक्ति सामंत ने बर्मन जूनियर को अपनी एक और फिल्म अमर प्रेम के लिए साइन किया था, जिसमें उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया था। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विट्ठल अपनी किताब आर डी बर्मन द मैन द म्यूजिक में लिखते हैं कि पंचम ने बताया था कि उन्होंने एक बार अपने पिता को बेल बोए जाए गाते हुए सुना था। वो धुन उनके दिमाग में घुस गई और उसी की तर्ज पर उन्होंने रहना बीती जाए का संगीत बनाया था। मदन मोहन ने जब पहली बार लता मंगेशकर को ये गाना गाते हुए सुना तो उन्होंने एस डी बर्मन को फोन कर इस गाने के लिए बधाई दी। जब एस डी ने सफाई दी कि ये धुन उन्होंने नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे पंचम ने बनाई है तो मदन मोहन को यकीन ही नहीं हुआ। मशहूर गायिका आरती मुखर्जी ने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज मल्लिकार्जुन मंसूर को धारवाड़ में रहना बीती जाए गुनगुनाते हुए सुना था। जब मंसूर उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखे तो बोल पड़े, एसडी की बेटी ने इस गीत को कितना अच्छा संगीत दिया है। दम मारो दम ने स्थापित किया आर डी बर्मन को। पंचम का अगला बड़ा ब्रेक था देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। पहले देवानंद दम मारो दम गाने को उषा उत्थप से गवाना चाहते थे। देवानंद ने उषा उत्थप को सन 1969 में दिल्ली के ओबराय होटल में गाते हुए सुना था। बाद में आर डी ने वो गाना आशा भोसले से गवाया। इस गाने में कई संस्करण रिकॉर्ड किए गए और उन्हें टुकड़ों में फिल्म में इस्तेमाल किया गया। हिप्पी पीढ़ी ने इस गाने को हाथों हाथ लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म एस डी बर्मन को ऑफर की गई थी, लेकिन वो इस फिल्म की थीम से खास प्रभावित नहीं हुई। तब देवानंद ने पंचम को इस फिल्म का संगीत देने के लिए चुना था। सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने फिल्म के संगीत को पूरा किया और यहाँ से पंचम के करियर को जबरदस्त उड़ान मिली। हालांकि राहुल देव बर्मन की पहली फिल्म छोटे नवाब थी, लेकिन इससे कई साल पहले प्यासा में अपने पिता को असिस्ट करते हुए उन्होंने उस फिल्म के मशहूर गाने सरजो तेरे तक चकराए की धुन बनाई थी। उस गाने को उस साल की बिना का गीत माला में दूसरा स्थान मिला था। पंडित समता प्रसाद से तबला और अली अकबर खान से सरोद बजाना सीखा। शुरू में एस डी बर्मन ने अपने बेटे का नाम तबलू रखा। कई साल बाद उन्हें पंचम नाम से पुकारा जाने लगा। कहानी मशहूर थी कि जब भी उनके पिता सा का स्वर लगाते थे, राहुल हमेशा पा स्वर निकालते थे। इसके चलते ही मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दिया। बच्चों में पंचम बहुत फुर्तीले और निडर थे। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विट्ठल लिखते हैं कि एक बार उड़ीसा में गोपालपुर की यात्रा के दौरान समुद्र में नहाते समय एक सांप उनके पैरों में लिपट गया था। उन्होंने बिना डरे सांप को अपने पैरों से अलग कर मार डाला था। सिर्फ एक चीज से उन्हें बहुत डर लगता था, वो थी घर की दीवारों पर चलने वाली छिपकली। तैराकी उनका मन पसंदीदा काम था। इससे न सिर्फ उनकी अस्थमा की बीमारी दूर हुई, बल्कि उसने उन्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना सिखाया। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वो 2 बार फेल हुए और उन्हें बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जिस दिन वो फेल हुए, उनके पिता एस डी बर्मन ने उन्हें रेले की साइकिल उपहार में दी। उन्होंने तय मन बना लिया था कि उनका बेटा संगीत के क्षेत्र में जाएगा। पंडित समता प्रसाद से तबला बजाना सीखा और अली अकबर खान से सरोद बजाना सीखा। माउथ ऑर्गन उन्होंने अपने आप बजाना सीखा। सुबह 4 बजे उठकर धुन को अंतिम रूप दिया। 1960 के दशक में शुरू हुआ राजेश खन्ना का क्रेज अमिताभ बच्चन के उदय के साथ 1970 के दशक के मध्य तक उतार पर पहुंच चुका था। जब राजेश खन्ना की फिल्म मेरे जीवन साथी के लिए पंचम ने पहले गाने ओ मेरे दिल के चैन की धुन बनाई तो उसे प्रोड्यूसर हरीश शाह और राजेश खन्ना दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। फिल्म फेयर के 7 सितंबर 1973 के अंक में ऑल फॉर अ सॉन्ग शीर्षक से छपे अपने लेख में श्रीधर ने लिखा कि ओ मेरे दिल के चैन की धुन आर डी बर्मन के मन में इस हद तक घर कर गई थी कि वो सुबह 4 बजे उठे, उस धुन को अपने कैसेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया और अपने म्यूजिक रूम में जाकर धुन को अंतिम रूप दिया।
सन 2008 में पंचम के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में जब उनके साथी मनोहरी सिंह से वो गीत बजाने के लिए कहा गया जो पंचम के संगीत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता हो, तो उन्होंने अपने सैक्सोफोन पर ओ मेरे दिल की चैन को बजाया। पंचम की टीम के साथी भानु गुप्ता ने भी उनके संगीत के बारे में दिलचस्प कहानी बताई। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विट्ठल लिखते हैं कि भानु गुप्ता ने हमें बताया, एक दिन मैं पंचम के म्यूजिक रूम में बैठकर अपने गिटार के तारों को छेड़ रहा था। पंचम उस समय बाथरूम में नहा रहे थे। अचानक उन्होंने बाथरूम के दरवाजे से अपना सिर निकालकर कहा, बजाते थको थामो ना, यानी कि बजाते रहो रुको नहीं। मैं गिटार बजाता रहा। जब वो बाथरूम से बाहर आए तो वो एक धुन गुनगुना रहे थे जो मेरे गिटार के तारों से निकली आवाज से मेल खा रही थी। लाइन थी, मुझे चलते जाना है। बाद में उन्होंने गाने की पहली 2 लाइनों का संगीत दिया। इस तरह गाने की तीसरी लाइन का संगीत पहले दिया गया और मुखड़े का बाद में। गाने की पहली लाइन थी, मुसाफिर हूँ यारों। इसी तरह का एक किस्सा रणधीर कपूर सुनाते हैं कि एक दिन जब मैं पंचम के घर में घुसा तो देखता क्या हूँ कि वो और उनके साया आधी भरी बियर की बोतलों में फूंक मार रहे हैं। 1 मिनट के लिए तो मैं तो समझा वो पागल हो गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि माजरा क्या है तो उन्होंने कहा वो एक नई तरह की आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो आवाज़ थी जैसी आप फिल्म शोले के गाने महबूबा महबूबा के शुरू में सुनते हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान इस तरह की आवाज़ निकालने की जिम्मेदारी बासु चक्रवर्ती को दी गई थी। साथ साथ परकशन के तौर पर रबाब और उल्टे ढोलक का इस्तेमाल किया गया था। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाजत फिल्म के गाने मेरा कुछ सामान का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। गुलजार अपनी आत्मकथा धूप आने दो में लिखते हैं कि जब मैंने ये गाना पंचम को दिया तो उसने उस पर नजर दौड़ाने के बाद कहा, अच्छी स्क्रिप्ट है। मैंने कहा, पंचम ये गाना है, फिल्म का सीन नहीं, और तुम्हें इसकी धुन बनानी है। उसके माथे पर बल पड़ गए। बोले, गुल्लू कल तुम मेरे पास अखबार लेकर आओगे और मुझे उसकी धुन बनाने के लिए कहोगे। ये कहकर उसने उस गाने को एक तरफ रख दिया। आशा जी पंचम के बगल में बैठी थी। उन्होंने गाना उठाया और उसकी पहली लाइन गुनगुनाने लगी। पंचम ने उनके शब्द पकड़ लिया, लौटा दो। उसे आशा के गुनगुनाने का तरीका पसंद आया। थोड़ी देर बाद उसने खुद कहा, अच्छा लग रहा है। फिर उसने गाने का कागज आशा के हाथ से ले लिया और हारमोनियम पर अपनी तरफ खींच लिया। 2 मिनटों के अंदर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है की धुन तैयार थी। एस डी बर्मन को अपने बेटे पर गर्व था। बंगाल के कुछ हलकों में एक अजीब सा मजाक प्रचलित था कि एस डी बर्मन फिल्म शोले के महबूबा महबूबा गाने के शोर से इतने ज्यादा हिल गए कि उन्हें लकवा मार गया। लेकिन सच्चाई है कि एस डी को बेटे की उपलब्धियों पर गर्व था। सन 1956 में जब नवकेतन की फिल्म फंटूस रिलीज हुई तो पंचम उसे देखने हॉल में गए। फिल्म का संगीत उनके पिता एस डी बर्मन ने दिया था। जब पर्दे पर ए मेरी टोपी गाना आया तो हैरान रह गए क्योंकि उस गाने की धुन तो उन्होंने बनाई थी। एक बार एस डी सुबह की वॉक पर गए, तभी उन्होंने सुना कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं, देखो आर डी बर्मन का पिता। उन्होंने अपनी वॉक बीच में ही छोड़ी और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा लड़का कितना बड़ा आदमी बन गया है। अभी तक लोग मुझे एस डी बर्मन के रूप में पहचानते थे, आज किसी ने मुझे देखकर कहा, वो देखो आर डी बर्मन का पिता जा रहा है। और ये अपने आप में कमाल की बात थी। जावेद अख्तर ने पहली बार सागर फिल्म में पंचम के साथ काम किया था। वो खंडाला के एक होटल में सागर के डायलॉग लिख रहे थे। वहां से उन्हें फिल्म की एक संगीत सिचुएशन पर बात करने मुंबई आना पड़ा। पंचम ने उन्हें एक धुन देकर उस पर गाना लिखने के लिए कहा। जावेद अख्तर याद करते हैं कि उस धुन पर मेरे लिखे गाने का मीटर मेल नहीं खा रहा था, इसलिए मैंने धुन को एक तरफ रखा और मन से गाना लिख दिया। आर डी ने मुझसे कहा, ठीक है आप मुझे गाना लिखवा दीजिए। उसने कागज और कलम उठाई और मैंने उन्हें गाना डिक्टेट करना शुरू। जब तक वो लिखना खत्म करते उनके दिमाग में गाने की धुन बनना शुरू हो चुकी थी। गाने का आखिरी शब्द लिखने के बाद उन्होंने अपना हारमोनियम खोला और गाना शुरू कर दिया। इस तरह चेहरा आए या चांद खिलाए गाने का जन्म हुआ। गर्म चाय में ठंडा पानी मिलाकर पीते थे पंचम। आशा भोसले ने 23 मई 2009 को आनंद बाजार पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पंचम का मैनेजमेंट गजब का था। उनको ये पता होता था कि किस गायक और संगीतकार से बिना उस पर दबाव डाले उसको सर्वश्रेष्ठ किस तरह से निकलवाना है। किशोर कुमार से वो बहुत मजाक करते थे। मन्ना डे से वो गंभीरता से पेश आते थे। लता के साथ उनकी बहुत गर्मजोशी थी। मैंने उनको लता के साथ बांग्ला में बात करते हुए और अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा करते हुए देखा है। पंचम अपनी अजीब हरकतों के लिए भी मशहूर थे। गुलजार लिखते हैं, पंचम हमेशा जल्दबाजी में रहते थे। वो चाय मांगते थे, उबलती हुई चाय उनके सामने आती थी। उनमें इतना सब्र नहीं था कि वो उसके ठंडे होने का इंतजार करते। वो उसमें पानी मिलाकर उसे ठंडा करते और खुशी खुशी पी जाते। जलती हुई सिगरेट पर लौंग रखकर वो गहरा कश लेते थे। उनका मानना था ऐसा करने से वोकल कॉर्ड साफ होते हैं। उनके पास दुनिया की बेहतरीन फिल्मों के वीडियो कैसेट्स का अच्छा संग्रह हुआ करता था। अगर उनका कोई दोस्त वो वीडियो देखने के लिए लेना चाहता था तो वो उसका नाम उसके कवर पर लिखकर खाली कवर अपने पास रख लेते थे और जब तक वो वीडियो कैसेट उनके पास वापस नहीं आ जाता वो उसका जीना हराम कर देते थे।
और ये अपने आप में उनकी कमाल की बात थी। दोबारा ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से नैनवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।